दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका अपना अनिल चौधरी लेके आऊँ नई वीडियो। दोस्तों हमेशा की तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQs की वीडियो आपके सामने आ चुकी है, जिसमें आपको पता है कि पहले 3 क्वेश्चन लास्ट टाइम के होमवर्क रहते हैं और इसी वीडियो में लास्ट के 3 क्वेश्चंस जो होंगे वो आज के होमवर्क होंगे, जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताने हैं। और आज हम वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। जैसे हम डायबिटीज़ को पूरा समझेंगे, हम कैसे ग्लूकागन रिलीज़ होता है, कैसे इंसुलिन रिलीज़ होता है, कि क्या उनके कार्य हैं, क्या वो ग्लूकोज के साथ करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर को भी समझेंगे, किसने खोज करी थी, इसके टाइप समझेंगे, किनका क्या काम है ये समझेंगे। विंड वेलोसिटी समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100 मीटर 200 मीटर में विंड वेलोसिटी अगर आपको समझ नहीं आया तो थोड़ा दिक्कत वाली बात रहती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मेरी तरफ से उन सभी स्टूडेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने हरियाणा PTI एग्ज़ाम क्लियर करा है, और बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी को कि आप सब ने मेरे साथ अपनी खुशियाँ शेयर करी। हमारी फिजिकल एजुकेशन विद अनिल की पूरी टीम के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करी, बहुत अच्छा लगता है ऐसे में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पिछले 10 दिन में हमारे साथ जो पेड ग्रुप में आपके 25 से 30 या आप कह सकते हो 35 स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट्स जुड़े हैं, तो उनके लिए हम एक स्पेशल ग्रुप लेके आए हैं, जिसकी टाइमिंग्स आपके सामने जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। रात में 9 बजे उनकी टाइमिंग्स रहेंगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम अब ये जो ग्रुप बना रहे हैं 9 बजे रात में, ये बिल्कुल बेसिक्स से लेके चलेंगे। इसमें कोई भी पुराना स्टूडेंट्स नहीं होगा, इसमें सारे के सारे न्यू स्टूडेंट्स रहेंगे, तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ आएगा, हमें भी समझाने में अच्छा लगेगा। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पे हमें संपर्क करके इसकी डिटेल्स ले लीजिए। और 15 अक्टूबर से रात 9 बजे आपका ये बैच शुरू हो जाएगा। फिर अगर कोई टॉपिक छूटता है तो आप देख लीजिएगा। हमारी तरफ से 15 अक्टूबर इसकी डेट, स्टार्टिंग डेट है इस ग्रुप की। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस को, और सारे न्यू क्वेश्चंस हैं, कोई भी इसमें रिपीट क्वेश्चन नहीं है आज। तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने, अगर कोई दिक्कत भी हो तो आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं नॉर्मली। और अब आज से हमारी टैगलाइन हमने रिलीज़ कर दी है, ये आज से हमारी टैगलाइन है, अब रटे नहीं समझें। ठीक है, क्योंकि रटने के लिए तो हम नॉर्मली बहुत वीडियोस मिल ही जाती हैं, लेकिन समझने के लिए कुछ चैनल्स ही हैं जो समझाने के लिए बैठे हैं और समझाते भी हैं और अच्छे से आपको प्रस्तुत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, स्थिर हड्डी से जुड़ी मांसपेशी के अंत को कहा जाता है। द एंड ऑफ द मसल डेट अटैच्ड टू द स्टेशनरी बोन इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं दोस्तों, उसको स्टेशनरी की बात कर रहा है। जो स्थिर हड्डी होती है उससे मांसपेशी का जो अंत जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, सही बताया आपने, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सही बताया आपने एकदम, ओरिजिन कहते हैं इसमें, या आप कह सकते हैं मूल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम एक पिक्चर के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे हमने 2 पार्ट दिखाए हैं आपके बॉडी के। एक रहेगा आपका हाथ दिखा रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, और एक तरफ राइट हैंड साइड में आपका निचला पैर दिखा रखा है, मतलब कि लेग दिखा रखा है। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड में ओरिजिन ऑफ बाइसेप्स मसल्स दिखा रखा है हमने, जो कि आपका स्कैपुला से रिलीज़ होती हैं दोनों की दोनों। ठीक है, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड दोनों के दोनों। और ये जुड़ते कहाँ पे जाते हैं दोस्तों, तो रेडियल ट्यूबरोसिटी में ये जाके जुड़ते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा नोट्स में अपने। इसके अलावा अगर हम राइट में बात करें तो गैस्ट्रोक्नीमियस जो मसल है ये सोलियस मसल नहीं है, आप मिसअंडरस्टूड ना करें, ये दोनों सेम नहीं है। जो सुपरफिशियल मसल होती है हमारी काफ की, सुपरफिशियल मतलब कि जो सबसे ऊपरी मसल होती है वो आपकी सोलियस नहीं होती है, वो आपकी गैस्ट्रोक्नीमियस होती है, जो आपकी घुटने के मतलब कि घुटने के पीछे की साइड से ऊपर से शुरू होती है। याद रखें, घुटने के पीछे की साइड से ऊपर से शुरू होती है और नीचे एंकल तक जाती है, जैसा कि लिखा है यहाँ पे, इंसर्जन ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस सबसे नीचे। ठीक है दोस्तों, आर्किल्स टेंडन के नीचे बिल्कुल। इसके अलावा सोलियस, जो हम सोलियस करते हैं, वो नीचे होती है इसके। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ आ गया होगा पूरा का पूरा, इसका ओरिजिन आंसर है। चलते हैं नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज वीडियो थोड़ा लंबा होएगा क्योंकि सारे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, घंटी बजा दें, ताकि जो भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए और कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना जाए
जो आपकी नज़रों से बाहर चले जाए। सेकंड क्वेश्चन, किस भारतीय एथलीट ने 2002 में अपने द्वारा स्थापित 1500 मीटर दौड़ के एशियाई खेलों का रिकॉर्ड रखा? विच एशियन एथलीट होल्ड्स द एशियन गेम्स रिकॉर्ड फॉर 1500 मीटर रेस दैट शी एस्टेब्लिश्ड इन 2002? तो सही बताया आपने एकदम, सुनीता रानी यहाँ पे एकदम सही रहेगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा दोस्तों, एकदम मार्क कर लीजिए इसको यहाँ पे, ठीक है। कोई भी इसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार पेपर में आया भी हुआ है, और अभी भी करंट में एशियन गेम्स में इन्हीं का आपका एशियन रिकॉर्ड है, और इंडिया में भी करंट रिकॉर्ड जो है 1500 मीटर में अभी भी यही है, 2002 से अभी तक यही स्थापित है। आगे देखते हैं कोई हमारा भारतीय जवान या कोई फीमेल प्लेयर अगर इसको तोड़ती है, ठीक है दोस्तों। ये तो खैर जवान की बात नहीं है, ये फीमेल्स की बात हो रही है यहाँ पे। बाकी फ़ोटो में आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं किस तरह की ये दिखती हैं, इनके साथ में कोई कंपटीटर है साथ में। चलते हैं अब नीचे दोस्तों अगले क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम के बारे में आपको पता ही होगा, या थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, ठीक है दोस्तों। तो आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा। देखो 1930 से 1950 तक हम कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं कहते थे इसको, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है। तो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहते थे इस टाइम पे हम इन्हें, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि कब तक कहते थे या कब से कहते थे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, तो आपको पता होना चाहिए 1930 से 1950 तक आपका ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहते थे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि आपका मतलब कि एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे गेम्स आना शुरू हो गए, बंद हो गया इसी में, जैसे मैं नया ही लिख देता हूँ इसमें। फिर क्या हुआ, 1954 से 1966 तक हुआ क्या, तो ब्रिटिश, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, अब नाम ये हो गया था एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। अब इसको इस नाम से पहचाने लग गए थे। 1954 से 66 तक यही नाम चला, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद आपका ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, शॉर्ट में लिख देते हैं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। ये कब से कब तक, तो 1970 से 1974 तक ये नाम चला था, और बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कॉमनवेल्थ सिर्फ कब बोला गया था, सिर्फ कॉमनवेल्थ, ठीक है। सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफिशियली कब बोला गया था दोस्तों, तो कब बोला गया था, 1978 में बोला गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, लेकिन पिछली जो चीज़ें बताई हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो एकदम इस चीज़ को रट लीजिए, अक्सर एग्जाम्स में दिखाई देता है, तो मिसअंडरस्टूड ना करें इस क्वेश्चन में। इसके अलावा भारत से सबसे पहला मेडल कॉमनवेल्थ में कौन लाया था, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो सही बताया आपने, राशिद अनवर। तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये, नॉर्मली लोगों को नहीं पता है कि पहला मेडल कौन लाया था और क्या लाए थे ये। तो ये ब्रॉन्ज लेके आए थे, ये वेल्टर वेट कैटेगरी में उस टाइम पे हुआ करती थी, वेल्टर वेट कैटेगरी, ठीक है। इनका ब्रॉन्ज मेडल था इसमें। और पहला मेडल कौन लाया था, पहला गोल्ड मेडल कौन लाया था, तो मिल्खा सिंह जी लाए थे। मतलब कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपने सही बताया, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सी ऑप्शन को एकदम दिमाग में रखें। सबसे पहला गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ से मिल्खा सिंह जी लाए थे, और मिल्खा सिंह जी के बारे में आप जानते ही होंगे, इनके ऊपर मूवी भी बनी थी, फरहान अख्तर जी ने इसकी एक्टिंग करी थी, और काफ़ी स्पेशल मूवी है, काफ़ी मोटिवेशनल मूवी है, मेरी फेवरेट रही है हमेशा से। किस स्किल्स से इन्होंने इसकी एक्टिंग करी है आप देख सकते हैं, किस पोजेज में, एकदम सेम पोजेज रहे हैं हमेशा से, और काफ़ी फेमस एथलीट रहे हैं अपने टाइम के, ठीक है दोस्तों। मिल्खा सिंह 440 यार्ड्स में ये जीते थे, 440 यार्ड्स में, याद रखें। ये भी ऐसा भी क्वेश्चन, मतलब फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना आप सोच सकते हो उससे पेपर में डीप क्वेश्चन ही मिलेगा हमेशा, उससे लाइट वेट क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन हम देखते हैं, लीला राम सांगवान, ठीक है, जाट थे ये। तो लीला राम सांगवान किस गेम से रिलेटेड थे दोस्तों, तो रेसलिंग से रिलेटेड थे। और मिल्खा सिंह के बाद जो दूसरा गोल्ड मेडल आया है वो इन्हीं का है,
और इसके ऊपर देखो कहीं भी किसी भी बुक में इसके ऊपर परफेक्ट डिटेल या कहीं इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगी कि पहला गोल्ड मेडल असलियत में है किसका, लेकिन काफ़ी फेमस है मिल्खा सिंह, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हीं को हम लेके चलते हैं। फेमस वही आदमी होता है जिसने कोई मुकाम हासिल किया है बड़ा। तो पहले गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह, सेकंड गोल्ड मेडल लीलाराम सांगवान जी, ठीक है। ये भी एक रेसलिंग के हैवीवेट चैम्पियनशिप में खेलने वाले प्लेयर थे। और रेसलिंग में ही आपके लक्ष्मीकांत पांडे जी जिन्होंने सिल्वर जीता था, आपको पता ही होगा अगर आप इन्फॉर्मेशन रखते हैं इन तीनों मेडल्स की सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी बता दिया आपको, ये आपके सामने फ़ोटो भी है लीलाराम सांगवान जी की, आप देख सकते हैं। चलते हैं अब नीचे, एक इजी क्वेश्चन आया है, सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति का अर्थ है द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ एम्प्लाइज द नोशन ऑफ। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, एकदम सही बताया आपने एकदम। इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा, यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी माइंड एंड सोल, शरीर मन और आत्मा का सही कार्य करना ही एक आपकी पॉजिटिव हेल्थ है, ठीक है। चलते हैं नीचे, लैंगरहंस के आइसलेट्स कहाँ पाया जाता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस आर फाउंड इन। ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि इसी में आपका डायबिटीज़ आ जाता है, इसी में आपका हाइपोग्लिसेमिया आ जाता है, हाइपरग्लिसेमिया आ जाता है, और बाकी चीज़ें आ जाती हैं, ग्लाइकोजेनोलिसिस आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सबको स्टडी कर लेते हैं एक बार डीप नॉलेज में, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स को न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो इससे बेहतरीन कोई बात नहीं है। तो ये पाया कहाँ जाता है, सबसे पहले इसको बात कर लेते हैं। तो ये पाया जाता है आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, अंतरस्रावी अग्नाशय, ठीक है दोस्तों, इसको मैं सही से कर देता हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे। इसके अलावा ये एक सेट ऑफ सेल्स है, मतलब कि सेल्स का एक गुच्छा है, पेनक्रियाज में पाया जाता है, ठीक है, जिसमें तरह तरह के सेल्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ सेल्स फेमस हैं, तो उनके नाम क्या हैं दोस्तों। तो एक का नाम जैसे आप कह सकते हैं कि बीटा सेल्स है, अभी इनको एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे से जैसे हर क्वेश्चन को हम करते हैं। इसके बाद आपका अल्फ़ा सेल्स आते हैं, इसके बाद आपका डेल्टा सेल्स भी एक होते हैं, डेल्टा सेल्स, हालांकि इनका कोई ऐसा खासा उपयोग नहीं है, और एक सी सेल्स भी कहते हैं, इनका भी कोई खासा उपयोग नहीं है। तो ये हमारे पर्पज़ से नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बीटा सेल्स और एक है अल्फ़ा सेल्स, ठीक है। ब्लड शुगर मतलब आप सुनते होंगे कि मेरा शुगर लेवल ज़्यादा हो गया है, शुगर लेवल बहुत कम हो गया है, तो वो कैसे कंट्रोल करती है बॉडी, उसको जान लेते हैं अब एक अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज़। तो ग्लूकोज़ का एक लेवल होता है बॉडी में, जिसके बढ़ने से हमें पता चलता है या कम होने से पता चलता है कि हमें शुगर हो चुका है, नहीं हुआ है, हुआ क्या है, ठीक है। तो इसमें दो टर्म हमें पता होने चाहिए दोस्तों, एक होता है हाइपोग्लिसेमिया, ठीक है, हाइपोग्लिसेमिया, ठीक है, सॉरी, और एक होता है हाइपरग्लिसेमिया। ये दोनों टर्म आपको पता होने चाहिए, मैं दोनों की आपको चीज़ें बता देता हूँ। होता क्या है, देखो हाइपो का मतलब होता है कम होना और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना। जब बॉडी में शुगर लेवल, मतलब कि ग्लूकोज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, एक शुगर है, तो ग्लूकोज लेवल जब आपका घट जाएगा तो हम क्या कहेंगे उस स्थिति को, तो हाइपोग्लिसेमिया कहेंगे। और अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम हाइपर ग्लिसेमिया कहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने की ये है, हाइपर है यहाँ पे और यहाँ पे हाइपो है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं अब बात करूँ कि हाँ अगर किसी व्यक्ति को हाइपोग्लिसेमिया है तो क्या होगा, ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो आपके जो बीटा सेल्स हैं, जो बीटा सेल्स होते हैं, ये आपका रिलीज़ करते हैं इंसुलिन। अब इनके कार्य बताएंगे एकदम, फिर डायबिटीज़ के टाइप भी बताएंगे, डायबिटीज़ कितने टाइप की होती है और किस में क्या होता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अल्फ़ा सेल्स जो मैंने आपको बताए थे, दोनों सेल्स हमें पढ़ने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये करते हैं ग्लूकागन को रिलीज़ करते हैं, ग्लूकागन, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट आ सकता है। इंसुलिन का सिक्रीशन कौन करता है, तो बीटा सेल्स करते हैं पेनक्रियाज में। ग्लूकागन का कौन करते हैं, तो अल्फ़ा सेल्स। ग्लूकागन आपको लग रहा होगा कोई छोटी मोटी चीज़ है, अभी समझाएंगे तो बहुत बड़ी चीज़ निकलेगी। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कैसे पेनक्रियाज के एक छोटे से पार्ट को जूम करके दिखा रखा है, और इसमें देखो बीटा सेल्स सबसे राइट में लिखा है, बीटा सेल्स के नीचे इंसुलिन लिखा है, मतलब कि बीटा सेल्स इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं।
लेफ्ट में सबसे टॉप पे अल्फ़ा सेल्स लिखा है, वहाँ लिखा है ग्लूकागन, मतलब कि अल्फ़ा सेल्स जो हैं वो आपके सिक्रेट करते हैं ग्लूकागन को। ठीक है दोस्तों, अब इनको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, दोनों मैंने बता दिए। ठीक है दोस्तों, तो ग्लूकागन का काम क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूँ ग्लूकागन का, ठीक है, ग्लूकागन का, जब हाइपोग्लाइकेमिया की स्थिति होती है, मतलब कि ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाता है, तो ग्लूकागन करता क्या है दोस्तों, उस ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, बढ़ाने के कुछ तरीके हैं, अभी आपको तरीके बताते हैं, फिर हम इंसुलिन की बात करेंगे। तो तरीकों में क्या आता है, तरीकों में जैसे तरीका आप कह सकते हैं, जैसे ग्लाइकोजन जो हमारा मसल्स में स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो उसको हम कहते क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, इसका मतलब मैंने क्या बताया, जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटे, और कौन तोड़े, तो ग्लाइकोगन तोड़े। ठीक है दोस्तों, सॉरी ग्लूकागन तोड़े, ग्लाइकोगन नहीं, ग्लूकागन। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो एक बार में समझ नहीं आएगा, तो आप चिंतित ना होइएगा। इसके अलावा अमीनो एसिड्स जो हमारे मॉलिक्यूल्स में होते हैं, उनसे ग्लूकोज का प्रोडक्शन करवाने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, शायद एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट यही है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। एमिनो एसिड्स मॉलिक्यूल से जब हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं या बॉडी बनाती है। इसके अलावा ग्लूकागन जो है ये आपके एडिपोज टिश्यू पे भी अटैक, मतलब कि एक तरीके से एक्ट करता है उसके ऊपर, फैट के ब्रेकडाउन करता है। फैट का ब्रेकडाउन क्यों करता है, फैट का ब्रेकडाउन करेगा तो आप जो, क्योंकि स्थिति हुई क्या होगी, आपने कार्बोहाइड्रेट बहुत कम खाया होगा, और ऐसा नहीं है 1-2 दिन कम खाया होगा, काफ़ी मतलब कि बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए आपने बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया है, तब आपको ये स्थिति होगी कि ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाएगा, ग्लूकागन आपका एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होगा तो वो फैट को एज अ फ्यूल यूज़ करने लग जाएगा, और फ्यूल यूज़ करेगा तो आपका जो ग्लूकोज है, मतलब कि जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो आपका बचेगा। ठीक है दोस्तों, उस स्पीड से खर्च नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं इंसुलिन की, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये, मैंने ऑलरेडी पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, दोनों टॉपिक एकदम क्लियर करूँगा आज। तो इंसुलिन मैंने आपको बताया कौन रिलीज़ करता है दोस्तों, तो बीटा सेल्स, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। बीटा सेल्स ये क्या करता है, जब हाइपरग्लाइसेमिया की स्थिति आ जाती है, मतलब कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों, तब ये उसको कम करता है। क्या करता है, उसको कम करता है। ठीक है, और जो मैंने आपको ये दोनों बताए हैं, जो ग्लूकोज के लेवल को कम ज़्यादा करते हैं, ये साथ में काम करते हैं। ठीक है, ये दोनों मतलब भाई भाई मान लो, जो घर की स्थिति को एकदम ठीक रखते हैं। कम होता है तो आपका ग्लूकागन इसको ज़्यादा कर देता है, बहुत ज़्यादा होता है तो इंसुलिन इसको कम कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम डायबिटीज़ पे, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। डायबिटीज़ तो इसमें टाइप 1 होता है और एक टाइप 2 होता है। टाइप 1 में होता क्या है कि हमारी बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं पाती है। ठीक है, मतलब कि इंसुलिन जो है वो बन ही नहीं पाता है टाइप 1 में। ठीक है, और टाइप 2 में क्या होता है दोस्तों, इंसुलिन बनता तो है, ठीक है, बनता तो है, लेकिन जो आपकी बॉडी होती है वो इससे मतलब कि इससे मेल नहीं खाती है, इसको रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो ये किसी काम का नहीं रहता है इस स्थिति में, और किसी काम का नहीं रहेगा तो दोनों में डायबिटीज़ हो जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया है आपको। शायद ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने पहले कहीं से नहीं ली होगी, अगर ली भी हो तो अच्छी बात है, बिल्कुल आपका रिवीजन हो गया और न्यू स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा टॉपिक क्लियर हो गया। चलते हैं नीचे, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, इस चीज़ में थोड़ा भी कंजूसी ना करा करें आप। 6th क्वेश्चन, वेक्टर जनित संचारी रोग किसके द्वारा फैलते हैं? वेक्टर बॉर्न कम्युनिकेबल डिसीजेज आर स्प्रेड बाय, तो किसके द्वारा फैलते हैं दोस्तों? सही बताया आपने एकदम, मॉस्किटोज़ के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, मॉस्किटोज़ के द्वारा फैलते हैं, ये मच्छरों के द्वारा फैलते हैं ये। ठीक है, मच्छर कई तरीके के हो सकते हैं, आपके सामने जैसे बहुत सारे तरीके के दिख भी रहे होंगे, तो इस तरीके के मच्छर आपके वेक्टर बॉर्न कम्युनिकेबल डिसीज़ को फैलाते हैं। चलते हैं नीचे 7th क्वेश्चन में, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं बताते हुए चलूँगा। तो डायफ्राम की मांसपेशियों का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स कॉज, तो दोस्तों होता क्या है, जब आपकी जो डायफ्राम की जो मांसपेशियां हैं वो संकुचन हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन दिखने को मिलता है उनमें,
तो इसको मैं एक फ़ोटो के ज़रिए बताना चाहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इस फ़ोटो में एक तरफ आदमी सांस ले रहा है, लेफ़्ट हैंड साइड में मतलब कि इंस्पिरेशन हो रहा है, एक इंस्पिरेशन हो रहा है, एक तरफ एक्सपायरेशन हो रहा है, ठीक है दोस्तों। एरो आपको दिख रहा होगा, इंस्पिरेशन में छाती ऊपर जाती है, ठीक है, और आपका एक्सपायरेशन में आपकी छाती कम होती है, ठीक है, क्योंकि आप सांस छोड़ते हैं। लेकिन इसमें बहुत तगड़ा कन्फ्यूजन है, मतलब अच्छे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम का मतलब क्या है। तो मेरा मतलब ये है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, संकुचन होएगा, उस टाइम आदमी सांस लेगा, छोड़ेगा, क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप ये मान लीजिए, जब आप सांस लेंगे, ठीक है, जब आप सांस लेंगे तो डायफ्राम जो है वो नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने सांस ली। सांस का डायरेक्शन क्या है, मुंह से अंदर जाएगी तो नीचे जाएगी, नीचे जाएगी तो जगह चाहिए, और जगह चाहिए तो चीज़ खुलेगी, बंद नहीं होगी। अब जब सांस ले ली, प्रोसेस हो गया, ऑक्सीजन पार्ट्स में चली गई, कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास आ गई लंग्स में से, अब उस सांस को बाहर फेंकना है तो संकुचन होगा उसका, ठीक है, और बाहर फेंक देगी हवा को। तो इसका मतलब कि क्या है, जब हम सांस को बाहर फेंकेंगे, ये भी मतलब इतना इजीली मैंने समझा दिया है। नॉर्मली इस टॉपिक को मतलब समझाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को 2-3 बार तो ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो को बनाने में पूरा वीक लगता है, और पूरा वीक लगता है तो आपको देखनी भी चाहिए पूरे वीक में इसको 2-3 बार, जब भी इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इसमें कोई और एग्जांपल देने की मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ। चलते हैं नीचे 8th क्वेश्चन पे। कार्डियक आउटपुट को इनमें से किसके बढ़ने से बढ़ाया जा सकता है। कार्डियक आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड विद अ राइज। तो कार्डियक आउटपुट आपको पता ही होगा दोस्तों, कार्डियक आउटपुट, ठीक है, सॉरी, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। आप कितनी हार्ट रेट है, मतलब कि 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़का है आपका, और आपका एक बारी में कितना ब्लड निकल रहा है वेंट्रिकल से, ठीक है, प्योर ब्लड, तो वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका कार्डियक आउटपुट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें फॉर्मूले में आपने देखा दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आपकी वो दिल की दर हो या स्ट्रोक की मात्रा हो, दोनों वेरी कर, अगर बढ़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका, इसको थोड़ा सा देख लेना दोस्तों, थोड़ा मिट गया है हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, क्योंकि हार्ट रेट आप अपनी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप मेहनत करेंगे बहुत, आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हार्ट रेट आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और इसमें आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँ तो स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मली आप जब ज़्यादा जल्दी किसी काम को स्टार्ट कर देते हैं तो अचानक हार्ट के ऊपर जो मतलब कि जो प्रेशर पड़ता है उससे स्ट्रोक वॉल्यूम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रहता है, जिस वजह से कार्डियक आउटपुट भी बहुत ज़्यादा रहता है। धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लग जाते हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, ठीक है दोस्तों, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो हार्ट रेट आपको पता होगा, अगर आपने वीडियो देखी है हमारी, कि सिंपैथेटिक जो हमारा सिस्टम होता है, जो आपका फाइट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम कहते हैं, उसमें आपका हार्ट रेट मतलब कि दिल ज़्यादा तेज़ धड़कने लग जाता है। एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँ, आप ज़रूर देखें। पूरा ब्रेन का थोड़ा ओवरव्यू दे रखा है मैंने उस वीडियो में। स्ट्रोक वॉल्यूम को भी बढ़ाया जा सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नीचे, तो नीचे क्या है दोस्तों, 9th क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को हराने वाला एक गैर टेस्ट खेलने वाला देश कौन सा था। विच वॉज द फर्स्ट नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री टू बीट इंडिया इन एन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। तो ये क्वेश्चन हालांकि बहुत इजी है, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को आता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने डाला है जो 10% बच्चे बच गए हैं जिनको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, क्योंकि आप मान के चलिए ये क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है एग्ज़ाम्स में। चाहे आप एंट्रेंसेस की बात ले लीजिए डिफरेंट, चाहे आपका DSSB में आने पिछला जो गया है और जो हरियाणा PTI गया है, ये मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है, किसी में आया है किसी में नहीं आया है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। 10th क्वेश्चन। एरोबिक्स की अवधारणा किसने पेश की। Who introduced the concept of aerobics? तो एरोबिक्स किसने इसका कंसेप्ट पेश करा, तो दोस्तों सही बताया, केनेथ H कूपर। इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों, केनेथ H कूपर,
ठीक है। इन्होंने कब की थी ये, तो 1921 में, 1921 में इन्होंने इसको पेश किया था। ठीक है दोस्तों। नहीं दोस्तों, ये मैंने आपको गलत बता दिया है। वो तो अच्छा हुआ ब्रेन ने थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दिया, ये चीज़ मैंने आपको गलत बता दी है। 1968 में इनकी बुक आई थी एक, जिसका नाम था एरोबिक्स। उसमें इन्होंने इन एक्सरसाइजेज़ का जिक्र करा था, इन एक्सरसाइजेज़ का हमारे बॉडी पे जिक्र करा था, भाई क्या इफ़ेक्ट है। तो काफ़ी फेमस डॉक्टर हैं, अभी भी ज़िंदा हैं, आप फ़ोटो में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलते हैं नीचे। पेक्टोरलिस प्रमुख मांसपेशी किससे संबंधित है? पेक्टोरलिस मेजर मसल्स इज रिलेटेड टू। तो किससे रिलेटेड है दोस्तों? आपने सही बताया, एकदम चेस्ट से रिलेटेड है, छाती से रिलेटेड है। ठीक है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे, एकदम रट लीजिए इसको। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक फ़ोटो में आप देख सकते हैं पेक्टोरलिस मेजर। मेजर मतलब कि जो बड़ी मसल्स होती हैं, जो माइनर में आती है वो छोटी मसल्स होती हैं। तो इसमें मेनली दो आती हैं, आपकी क्लेविकुलर हेड आता है और आपका एक स्टर्नोकोस्टल हेड आता है। स्टर्नोकोस्टल बड़ा होता है, क्लेविकुलर हेड छोटा होता है। क्लेविकुलर हेड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ह्यूमरस से अटैच होती है और इसका जो ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन कहाँ है दोस्तों इसका? क्लेविकल मसल पे, जो आपकी कॉलर बोन होती है, ब्यूटी बोन भी कहते हैं, क्योंकि मॉडल्स, फीमेल मॉडल्स में ये काफ़ी शो होती है, तो ब्यूटी को इंक्रीज़ करती है ये। स्टर्नोकोस्टल क्यों कहते हैं दोस्तों? तो स्टर्नम में ये अटैच होती है, ओरिजिन के नाम पे इनके मसल्स के नाम पड़ चुके हैं। इसके अलावा दूसरी में भी आप देख सकते हैं, क्लेविकुलर, स्टर्नल और कोस्टल, ये तीनों की तीनों आपको दिखा दी हैं हमने। ठीक है दोस्तों। अब एक पिक्चर और दिखाई है, इसमें हमने दिखाया कि एक तो हमने बता दिया आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो है पेक्टोरलिस मेजर, लेकिन चेस्ट में आपकी तीन, आप कह सकते हैं तीन हिस्से और होते हैं। पेक्टोरलिस माइनर, जो मैंने बताया था छोटी मसल्स, वो आपके सामने हैं, वो इस तरफ होती हैं। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12th क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण नहीं है? डोपामिन नहीं है, ऑक्सीटोसिन नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ठीक है, या मैग्नीशियम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर? तो सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। ठीक है दोस्तों। तो न्यूरोट्रांसमीटर की खोज किसने करी थी? तो ओटो लोवी ने करी थी। किसने करी थी? एक बार मैं लिख देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओटो लोवी ने करी थी। और कब करी थी? तो ये करी थी 1921 में, याद रखें। हालांकि फिजिकल एजुकेशन में क्वेश्चन आना थोड़ा सा मिनिमम चांस रखता है, लेकिन जब भी आप फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये आप बिल्कुल याद रखें। ठीक है। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है? ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर कुछ भी नहीं है, आप ये मान लीजिए, ये फ़ोटो है आपके सामने, दो नर्व सेल्स में जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स जो होते हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ करे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। आप फोटो में देख सकते हैं कैसे एक से दूसरे नर्व सेल में न्यूरोट्रांसमीटर लेके जाते हैं और सामने वाले सेल में आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इसको रिसीव कर लेते हैं और आगे ले जाते हैं, फिर दोबारा यही प्रोसेस होता जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। न्यूरोट्रांसमीटर आपके कुछ फेमस बता देता हूँ मैं आपको। पहला, जैसे हम बात करें अगर एसिटाइल कोलिन, जिसको हम क्या कहते हैं, ACH भी कहते हैं, ACH स्मॉल होता है इसमें। ये किस में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? ये न्यूरोट्रांसमीटर सबसे ज़्यादा होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। जब आप जिम करते हैं या आप कोई मूवमेंट करते हैं तो उस टाइम पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा है दोस्तों? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। अब इसके कम होने से क्या बीमारी हो सकती है? ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट बनता है हमेशा से ही। हालांकि हायर लेवल में एमपीएड एंट्रेंस या आप कह सकते हैं पीजीटी में ऐसा क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, टीजीटी में थोड़े कम चांसेस हैं। तो कम होने से क्या होगा दोस्तों? एल्जीमर की बीमारी भी कह सकते हैं, एल्जीमर डिसीज़, एकदम इसको रट लीजिए। और ज़्यादा होने से भी मांसपेशी में थोड़ा स्पाज्म आ जाता है, दर्द होने लग जाता है ज़्यादा होने से। अगर मॉडरेट रहेगा तो मांसपेशी को बढ़िया काम करवाएगा, बढ़िया से एक्सरसाइज होगी। एसिटाइल कोलिन, याद रखें, एसिटाइल कोलिन। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके डोपामिन होता है एक। डोपामिन हालांकि एक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, एक न्यूरो मॉड्यूलेटर है। ठीक है दोस्तों।
ये दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। तो डोपामिन आपको पता होगा, आपने सुना होगा, आपको किसी भी काम में अगर मज़ा आता है, आपको खुशी मिलती है, तो उस टाइम पे जो वो रिएक्शन है उसको करवाने में कौन है, एक केमिकल यूज़ होता है, मतलब कि केमिकल प्रोड्यूस होता है। वो क्या है दोस्तों? डोपामिन है। ठीक है, आप कह सकते हैं प्लेजरेबल जो सेंसेशंस होती हैं हमारी बॉडी में, हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे अगर मैं वॉलीबॉल प्लेयर हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, फील अच्छा होता है, खुशी होती है, तो वो डोपामिन रिलीज़ हो रहा है हमारी बॉडी में। इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? तो DA कह देते हैं, DA। और इसके कम होने की वजह से क्या हो सकता है? तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो पार्किंसंस डिसीज़, पार्किंसंस की बीमारी कह सकते हैं आप, पार्किंसंस डिसीज़। इसमें होता कुछ नहीं है, इसमें आप मतलब कि वियर्डली आप बिहेव करने लग जाते हो, कभी आप खुश हो, कभी आप परेशान हो, मतलब कि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी हैं, सेरोटीन है जो आपका मूड और इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करता है। खैर और चीज़ें रहने देते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा, आई विश। 13 क्वेश्चन, महिला कुश्ती को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? द वुमेन रेसलिंग वॉज इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स गेम्स इन विच ईयर? तो कब करा गया था दोस्तों? तो सही बताया आपने, 2004 में। और देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि नॉर्मली सब सोचते हैं कि बहुत पुराना गेम है, हम तो कब से सुनते आ रहे हैं, तो भाई ये आंसर तो नहीं हो सकता 2004। ठीक है दोस्तों, तो विमेन ओलंपिक मतलब विमेन रेसलिंग मतलब कि महिला कुश्ती ओलंपिक्स में कब आई थी? तो 2004 में आई थी, एथेंस ओलंपिक में आई थी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में इतना ही। चलते हैं नीचे। 14th क्वेश्चन, द पीरियड फॉर विच द विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड फ्रॉम फर्स्ट रनर एंटर इन स्ट्रेट फॉर 200 मीटर रन। एंड मैं माफ़ी चाहूँगा, ये क्वेश्चन हिंदी में लिखना मैं भूल गया। तो ये कहना क्या चाह रहा है, 200 मीटर हो, 100 मीटर हो, विंड वेलोसिटी आपकी मेज़र करी जाती है किसी भी एथलीट की अच्छे कंपटीशंस में। होता क्या है कि एक वैल्यू है, वैल्यू क्या है दोस्तों? टेल विंड की। टेल विंड मतलब कि वो हवा जो आपको तेज़ भागने में मदद कर रही है। ठीक है, और हेड विंड होती है जो आपको अपोज कर रही है, आपका विरोध कर रही है। तो 2 मीटर पर सेकेंड, अगर ये एक वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, अगर इस स्पीड से ज़्यादा अगर विंड की स्पीड है, ठीक है, और विंड की स्पीड रिलेटिवली देखी जाती है, तो अगर इससे ज़्यादा है तो आपका वो जो भी, जैसे भाई मैं मान के चलूँ एक कंपटीशन है, 10 प्लेयर भाग ले रहे हैं और मैंने भाग लिया, और मेरे को सपोर्ट क्या मिला दोस्तों? विंड का सपोर्ट मुझे मिल गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मुझे मिल गया, अनिल को मिल गया इतना, और मैंने रिकॉर्ड रच दिया, मैंने उसेन बोल्ट को भी हरा दिया माने। हालांकि उनकी तो कोई बराबरी नहीं है, रिकॉर्ड होल्डर हैं बहुत टाइम से, लेकिन भाई विंड की मेरे को सपोर्ट मिला और मैंने कर दिया। तो क्या ये माना जाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो आपने एकदम बिल्कुल सही बताया, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा। हालांकि ये उस जो एथलेटिक मीट हुई है, जो वो प्रोग्राम हुआ है, इवेंट हुआ है, उसमें तो मैं रिकॉर्डर हूँ, लेकिन पूरे वर्ल्ड में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा। इसी वजह से बहुत से हमारे फेमस एथलीट्स हैं जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने शामिल नहीं किया है, क्योंकि उस टाइम पे उनको 2 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा टेल विंड का सपोर्ट मिला था, जो कि उनको परेशानी में डाल देता है। ठीक है दोस्तों, तो आई विश अच्छा लगा होगा आपको ये। 15 क्वेश्चन, एथलेटिक्स इवेंट का विरोध डैश समय के भीतर उस इवेंट के परिणाम की आधिकारिक घोषणा के बाद किया जाता है। द प्रोटेस्ट फॉर एथलेटिक्स इवेंट शैल बी मेड आफ्टर ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ दैट इवेंट विद इन टाइम। तो एथलेटिक्स में इवेंट हो रहा है और आपको लगता है भाई सामने वाली टीम ने कोई दिक्कत है, कोई आपको लगता है डोप टेस्ट करवाना है, कोई भी ऐसी समस्या लगती है, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कुछ भी ऐसा लगता है भाई, तो आप प्रोटेस्ट करेंगे। तो प्रोटेस्ट की एक टाइमिंग होती है, तो सही बताया आपने एकदम। तो 30 मिनट के अंदर अंदर आप उसको प्रोटेस्ट कर सकते हो। आप उसके ऊपर 30 मिनट अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद के 30 मिनट में आप घोषणा कर सकते हो, ना पहले ना 30 मिनट के बाद। ठीक है दोस्तों, याद रखें। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी लगा हमको ये, तो हमने इस क्वेश्चन को लिया था। चलते हैं नीचे 16 क्वेश्चन पे। कंट्यूजन एक खेल की चोट है, वह डैश से संबंधित है। द कंट्यूजन इज़ अ स्पोर्ट इंजरी रिलेटेड टू। तो किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये से आपने एकदम सही बताया आपने, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है ये, एक सॉफ्ट टिश्यू नरम ऊतक। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे। सॉफ्ट टिश्यू की ये इंजरी है। इसमें होता क्या है, आपके जो ब्लड की जो कैपिलरीज हैं,
ठीक है। ब्लड कैपिलरीज आपकी फट जाती हैं या आपको उनको डैमेज हो जाता है तो एक छोटा सा ब्लैक कलर का निशान आ जाएगा या लाल कलर का, डार्क रेड कलर का, क्योंकि वहाँ पे ब्लड भाई जो कैपिलरीज है वो फट चुकी हैं तो ब्लड वहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है। फोटो में भी आप देख सकते हो, आपके सामने है काफ़ी देर से। चलते हैं नीचे, फिर आज के आपके होमवर्क है, देखते हैं कौन इसको सही बताता है। तो हृदय की सबसे मोटी परत है, थिकेस्ट लेयर इन द हार्ट इज। 17th क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो एक बार फोटो देख लेते हैं, द लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल, ठीक है। हृदय की परतों को एक बार समझ लेते हैं। तो दिल में से, हृदय में से एक हिस्सा निकाला है, इसमें देख सकते हैं आप सबसे नीचे की, मतलब कि सबसे निचली एकदम मसल, जो आपकी जो मसल की जो परत है, जो लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम। एंडो मतलब कि अंदर की। सबसे ऊपर क्या है दोस्तों, तो एपिकार्डियम, ठीक है, सबसे बाहर की एपिकार्डियम। इसके बाद जो बीच में है, ये सबसे चौड़ी दिख रही होगी आपको लाल में, तो ये है आपकी मायोकार्डियम, जिसको हम मस्कुलर, आपको क्या है, हार्ट मसल भी कहते हैं, सॉरी। तो सबसे मस्कुलर मिडल लेयर है जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन में क्या आंसर रहेगा, मायोकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम आंसर रहेगा। और अब आ जाते हैं आज के होमवर्क पे। और पिछली बार भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने अच्छे होमवर्क दिए हैं, मैंने देखे थे, हालांकि मैं रिप्लाई नहीं कर पाया किसी वजह से, पर इस बार वीडियो के जितने भी सही आंसर्स होंगे उनको ज़रूर बताया जाएगा और बधाई दी जाएगी कि उन्होंने सही बताया है, ठीक है। क्योंकि भाई अप्रिसिएशन तो देखो बनता ही है, अगर कोई आंसर दे रहा है तो अप्रिसिएशन तो बनता ही है। तो 18th क्वेश्चन क्या है होमवर्क का आज का, शतरंज में वर्गों के 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ को कहा जाता है। द 8 वर्टिकल कॉलम ऑफ स्क्वायर्स इन चेस आर कॉल्ड। तो रैंक्स कहते हैं, डायगोनल या स्क्वायर्स या फाइल्स क्या कहते हैं दोस्तों, ये बताना है आपको। 19th क्वेश्चन होमवर्क का आपका क्या है, तीरंदाजी में लक्ष्य चरण की 5वीं और 6ठी रिंग का रंग है। द कलर ऑफ द 5th एंड 6th रिंग ऑफ द टारगेट फेज इन आर्चरी इज। तो आपके सामने ऑप्शन हैं सारे के सारे, आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। 20th क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है आज के होमवर्क में, बताइएगा ज़रूर, रीज़न भी दीजिएगा, क्योंकि चलो बता ही देते हैं क्वेश्चन। व्यायाम के बाद के आहार में अधिकतम व्यायाम के 1 घंटे में क्या खाना चाहिए। इन अ पोस्ट एक्सरसाइज डाइट वन शुड प्रेफरेबली टेक वॉट विद इन 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज। तो ये कह रहा है एक्सरसाइज हम करते हैं तो एक्सरसाइज के जस्ट 1 घंटा जो बाद का जो 1 घंटा है उसमें हमें क्या खाना चाहिए, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन। क्योंकि एक्सरसाइज से पहले तो सबको पता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज के बाद के 1 घंटे में हमें क्या लेना चाहिए जिससे कि हम दोबारा अच्छे से अच्छा वर्कआउट कर पाएँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको कोई बेनिफिट हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आप लिंक मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।